नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है एमनेस्टी स्कीम, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा इस दफ़ा। देखिए, पहले हम एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के साथ एमनेस्टी स्कीम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेरे ख्याल से एक FBR का व्यू भी आना चाहिए। अगर एमनेस्टी स्कीम फ़ायदेमंद है, एक रियलिटी है, उसके साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा, तो उस रियलिटी के साथ रिकंसाइल करने के लिए उसके डायनेमिक्स पता होना ज़रूरी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी ज़रूरी हैं, उसके सेलिएंट फीचर्स पता होने ज़रूरी हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि उसको अगर अवेल कर लिया जाए टाइम से तो वो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा मुस्तकबिल के अंदर। बात ये कि आप एक टैक्स पेयर तो बनेंगे ना, हमेशा तो आउटसाइड ऑफ टैक्स नेट नहीं रह सकते ना। इट इज़ अ रियलिटी विच वी विल हैव टू रिकंसाइल विद, डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब। तो हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब मकसूद जहांगीर साहब, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FBR, और ये फोकल हैं फॉर एमनेस्टी स्कीम इन कराची। इनको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू वेरी मच अली। मकसूद जहांगीर साहब, अब बात ये है कि हमने देखा एमनेस्टी स्कीम जब से अनाउंस हुई है तो एक तरफा तौर पर एक व्यू पेश किया जा रहा, आप भी उसे फेस कर रहे होंगे, ज़ाहिर बात है। अब क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। ये बड़ी हिम्मत जुरत की बात है कि आप FBR की जानिब से ना सिर्फ कि क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं बल्कि इनकरेज भी कर रहे हैं लोगों को कि एमनेस्टी स्कीम की जानिब राग़िब हों, वक्त पर इसका एडवांटेज लें। कल नॉन फाइलर के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैंने नॉन फाइलर बोल दिया, सॉरी, क्योंकि टैक्स पेयर तो हैं। पिछली मरतबा भी आपसे गुफ्तगू हुई थी, तो इसकी मुख्तलिफ सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फिर मैं माजी की और मौजूदा एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक भी बात करूंगा, लेकिन अभी का आप बता दें क्योंकि हमारे नाजरीन बड़े कीन होंगे जानने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच अली। मुझे सच्ची बात है, ये बहुत खुशी हो रही है कि एग्जैक्टली एक साल लास्ट ईयर भी मैं आया था और काफ़ी आपसे फ्रूटफुल डिस्कशन हुई थी और उसका बड़ा पब्लिक में एक बड़ी क्लैरिफिकेशनरी इम्पैक्ट गया था और पीपल हैड अप्रिशिएटेड रियली एंड दे रिस्पॉन्डेड। इशू ये है कि है तो जनरली जो पिछली एमनेस्टी स्कीम्स आती थी अली, तो वो काफ़ी सालों के गैप के बाद आती थी जी। तो ये फ़ौरन ही गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, लेकिन एक स्कीम फ़ौरन आई है और उसकी डेडलाइन 30 जून 2019 है जी। तो हर बंदे के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये अभी तो आई है और अब ये दोबारा क्यों आई, और क्या नहीं था पिछली स्कीम में, और क्या इंटरनेशनल या नेशनल सिनेरियो चेंज हो गया जिसकी वजह से ये स्कीम लानी पड़ी, और अगर नहीं ये स्कीम करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो उसमें क्या क्या हमें नुकसानात हो सकते हैं जो पहले नहीं हो सकते थे जी, या क्या क्या एडवांटेजेस छुपे हैं पर्सनल लेवल पे। वैसे तो ये कंट्री हमारा है और इस स्टेट ने हमें इज़्ज़त दी, नाम दिया, तरक्की दी, सब कुछ दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दुनिया में एक सेफ सिक्योर खिता दिया। तो हमारी नेशनल ड्यूटी भी है कि नेशनल कॉल पे हम उसको रिस्पॉन्ड करें। अब ये कि अली आपने नोट किया होगा एंड आवाम इस बात से बड़े वाकिफ़ हैं कि किसी भी एमनेस्टी स्कीम में जितनी भी जो भी आज तक आई हैं, किसी को भी इतना वाज़े पॉलिटिकल मैंडेट और पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी। सबसे बुनियादी बात, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि लॉज बनते हैं और गवर्नमेंट पीछे नहीं खड़ी होती, हाफ हार्टेड मूव होती है। तो दिस टाइम द गवर्नमेंट इज़ नॉट हैविंग एनी डाउट्स अबाउट इट कि उन्होंने इस स्कीम को आपको ऑफ़र किया है, और नॉट लेस दैन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ने 2 दफ़ा आके आप सबको अपील की है कि आप इसको अडॉप्ट करो और इसके लिए अपना रोल प्ले करो। दिस इज़ लास्ट एंड द फाइनल चांस। अब सवाल पैदा होता है कि वाई लास्ट दिस एंड फाइनल चांस जी, तो इसका पर्सपेक्टिव समझाना बड़ा ज़रूरी है जी। देखिए, एक तो ये बात है कि पाकिस्तान में 2002 से पहले जो इंटायर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या टैक्स पॉलिसी का फोकस होता था वो ये था कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी असेसमेंट की पावर FBR के पास रहे, उनकी इनकम की असेसमेंट की, और उन पे डाउट किया जाए कि वो प्रॉपर अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करते। 2002 के बाद पैराडाइम शिफ्ट हुआ और नया लॉ आया जिसने यू टर्न कर दिया। उसने ये कहा कि सारी की सारी फैसिलिटी, तमाम असेसमेंट की पावर आपके पास है, अपनी इनकम्स आपने डिक्लेयर करनी है। यानी टैक्स पेयर पे पूरा ट्रस्ट कर दिया, फोकस, और डिपार्टमेंट को कहा कि आपकी इनकम असेस नहीं कर सकते, हम उनकी रिसीट नहीं बढ़ा सकते, बावजूद इस चीज़ के कि पाकिस्तान एक रियलिटी है जहाँ पे 60 से 70% कैश इकानमी है।
اور کیش میں لین دین ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, تو اس کے باوجود آپ کو کہہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیٹ نے آپ پہ ٹرسٹ کیا. اب اس ٹرسٹ کے بعد جو حالات آپ نے دیکھے ہیں کہ انکریزنگ پریشر ایف بی آر کے اوپر آیا کہ ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے. انیشلی تو ٹارگٹس فکس ہی نہیں کیے گئے اور سٹارٹ کے سالوں میں لوگوں نے کچھ رسپونڈ کیا بھی, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم ہوئی, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو گرنا شروع ہو گئیں. جب گرنا شروع ہوئیں تو فائلر بھی کم ہونا شروع ہوئے, بیکاز ہمارے پاس فیلڈ میں جانے کی پاور نہیں تھی کہ ہم آپ کے پیچھے دوڑیں. آپ پہ ٹرسٹ کیا اسٹیٹ نے. رزلٹ کیا نکلا کہ جب چیزیں کم ہونا شروع ہوئیں باوجود اس چیز کے کہ جی ڈی پی بڑھا کنٹری کا, تو رزلٹ کیا نکلے کہ اسٹیٹ کو اپنے ٹیکسیشن میجرز ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے یا تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن آف سیلز ٹیکس پہ توجہ دینا پڑی یا ود ہولڈنگ ٹیکس کے رجیم کو بڑھایا. یعنی انکم ٹیکس کی کلیکشن بھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن موڈ میں ہونا شروع ہو گئی. تو جس سے آپ سب نے دیکھا کہ مہنگائی بڑھی, ٹرانزیکشن پہ ٹیکس گئے, اور ٹیکس تو ڈبل ہوئے 5-6 سالوں میں, لیکن ریگریسو ٹیکسیشن بہت ہیوی ہے. تو اس کا اور اسی دوران اب دیکھو تو بینامی اکاؤنٹس کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا کھل کے سامنے آیا ہے پاکستان میں, اور اس میں میجورٹی بزنس مینوں کے اکاؤنٹس ہیں. تو یہ ہم نے اپنی ریسیٹس کو ڈکلیئر کرنے کے بجائے بزنس مین بھی ہیں اور اس میں کچھ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ. میں تھوڑا اس میں اس لیے ان کی بات نہیں اس ٹائم کر رہا کہ دیکھیں اس ایمنیسٹی جو اب دی گئی ہے تو اٹ از اونلی مینٹ فار دا بزنس مین, جس میں کرائم کی پروسیڈز یا کرپشن کی پروسیڈز کو پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں اس کو استثنا نہیں ہے, ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. دے ہیو ناٹ بین آفرڈ اینی ایمنیسٹی. تو یہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. دی ایمنیسٹی از ڈائریکٹڈ ٹورڈز بزنس اونلی بزنس مین, بزنس پرسنز اور ان کی جو پراپرٹیز اور ایسٹس. اچھا پچھلی میں انکم ہوتا تھا, اب انہوں نے کہا ڈکلیریشن آف ایسٹس اینڈ ایکسپینڈیچرز ان انکم ٹیکس آرڈیننس. اچھا پچھلی ساری اسکیموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سیلز ٹیکس کی ایمنیسٹی نہیں تھی. پچھلے 8-10 سالوں میں ان رجسٹرڈ پرسن کو سیلز ٹیکس میں سیلز شو ہوتی گئیں اور گورنمنٹ کی تمام ایفرٹس ہوئیں, لیکن بزنس مین کبھی بھی ان کے سی این آئی سے نہیں دیتے تھے ود ایکسکیوز کہ وہ لوگ ہم سے پھر مال پرچیز نہیں کریں گے. اب ٹائٹننگ آف دا نیوز ہو رہی ہے, ان تک ہاتھ جانا ہے اور آپ کو یہ پرووائڈ کرنا پڑے گا, اس لیے ایک لاسٹ ٹائم اپرچونٹی ان کو دی گئی. نہیں, مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے. دی ایمنیسٹی اسکیم از سیپریٹ فرام دی پراپر جی ایس ٹی میکینزم. صحیح بول رہا ہوں میں؟ جی. ایمنیسٹی اسکیم کو بھی پرسو کرنا ہے پورے طریقے سے, یعنی یہ ٹاسکس میں شامل ہو گیا نا آپ کے. اور دوسری پرسوٹ جو ہے وہ ہے جینوئن جی ایس ٹی کلیکشن. جی سر, یہ بھی ہے. بالکل. تو وہاں پر بھی بڑا پریشر ہے, کیونکہ شبر زیدی صاحب کی اس دن میں نے بات سنی تھی, انہوں نے بھی باقاعدہ اس متعلق پریس کانفرنس کی کہ جی ایس ٹی کے بھی آپ کھل کے شفاف نظام کی جانب. اب میں مختصراً, بالکل آپ کی صحیح بات ہے, شبر زیدی صاحب از ایکچولی لیڈنگ دس ایمنیسٹی اسکیم, اور ہم ان کی ہی ڈائریکشن پہ فوکل پرسن بنے ہیں. یہ چیف فوکل پرسن ہمارے فیض الہی میمن صاحب, وہ چیف کمشنر ایل ٹی یو کراچی, وہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں فار سندھ اینڈ بلوچستان. تو ان کے نیچے ہم فوکل پرسن ہیں جو ان کی آگے ڈائریکشن پہ سپرویژن میں ہم لوگ اس کی کمپین اور اس کی کنویسنگ کر رہے ہیں اور آؤٹ ریچ کر رہے ہیں ٹو دا پیپل, تاکہ ان کے دماغوں سے انہیبیشنز یا کنفیوژنز ختم ہو جائیں. ہاں, کیونکہ یہ بات ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, ہمارے ہاں انہیبیشن اور کنفیوژن ہے. ایک دیکھیں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے, میں دیکھیں آپ لوگ فرنٹ فٹ, مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا لائن فنکشن ہوتا ہے, لائن فنکشن اینڈ اسٹاف فنکشن ہوتا ہے, لوگ کچھ پیچھے ہوتے ہیں کچھ آگے. تو جتنی تہمتیں, الزامات, مشکلات ہوتے ہیں وہ ایف بی آر کو فیس کرنے پڑتے ہیں. آئی ول بی ویری فرینک ود یو, ساری جو بیٹرنگ ہے, ساری بمبارڈمنٹ ہے, وہ آپ پر ہو جاتی ہے. اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو آپ کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے, لیکن لیٹس بی ویری فرینک, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیپل یا سٹیزنز اینڈ گورنمنٹ کے درمیان ہے, سٹیزنز اینڈ ایف بی آر کے درمیان نہیں. تھوڑی اس کی کلیریفیکیشن میں نے کہا ذرا میں کر دوں, کیونکہ آپ لوگوں کو ہی فیس کرنا پڑا ہے سارا میوزک. یہ ایک سچی بات ہے, آپ نے وہ سوال کیا, مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر بھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا اور میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ ایف بی آر اسٹیٹ کے بیہاف پہ اسٹیٹس کے فنکشنز کے لیے ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹی ہے. کلیکشن کرنے کے بعد اس کی آگے ایکسپینڈیچر ڈیفنس پہ بھی ہمارا آپ کو پتہ ہے ریکوائرمنٹ ہے, وہاں بھی ہوتا ہے, بٹ آفٹر دیٹ ہماری جو پبلک ویلفیئر پہ جو لوگوں کہتے ہیں کہ ہمیں دیا کیا ہے, دیا کیا یہ, تو بھائی اسٹیٹ نے آپ کو نمبر 1 تو سیکیورٹی دی ہے, یہ ملٹری اور ڈیفنس سٹرکچر بھی آپ ہی کا ہے, یہ آپ کو پیس دے رہا ہے ایک خطے کے اندر, تو آپ کو فریڈم مل رہی ہے فار موومنٹ اینڈ ڈوئنگ بزنس. تو اسی طرح جو باقی ویلفیئر ہیں وہ اسٹیٹ کے ڈفرینٹ ادارے جن میں میجورٹی پروونشل ادارے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے
वाज़ेह करके बात की है, ज़ाहिर बात है इस पे और खुल के भी गुफ्तगू हो सकती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात ब्रेक पे जाने से पहले हम कर रहे थे कि एमनेस्टी स्कीम लाई गई है, अब इसके क्या फ़वाइद हैं, उसके कुछ सीलिएंट फीचर्स के बारे में हमने बात की, कुछ हमने सिटीज़न और स्टेट के मुतलिक भी बात की। वक्त मेरे पास मुख्तसर है, उस बहस को भी आगे लेकर जाएंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह कि इंटरनेशनल सिनारियो बन रहा है, तो ये मालदार तबके के लिए, सरमायाकार तबके के लिए मेरे ख्याल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली जो अनडॉक्यूमेंटेड कैश या पैसा है ना, उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर आप डिक्लेयर कर देंगे तो निस्बतन हल्का हाथ रहेगा। अगर बाहर की इदारे या बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस आपको ब्लैक लिस्ट कर दें या आप उनकी फहरिस्तों में आ जाएं, जो मुझे समझ में आए, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऐसे ममालिक भी जहाँ पर सीक्रेसी लॉज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पर भी एंटी करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन आ रहे हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं कि आपने करप्शन से ही पैसा कमाया हो, मनी लॉन्ड्रिंग से ही कमाया हो, लेकिन अगर वो ग्रे में है तो वो आपके ऊपर एक, आपको भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर देंगे और मुल्क को भी शायद। तो इस वजह से इस मौजू को आगे लेकर चलते हैं। मकसूद जहांगीर साहब, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो पस मंज़र तैयार हो रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन अली। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और ये बैकग्राउंड भी है कि ये एमनेस्टी क्यों लानी पड़ी। जो लास्ट टाइम एमनेस्टी थी उसमें काफ़ी सारे लोग इस वजह से भी डिक्लेरेशन नहीं कर सके कि स्टेट बैंक ने एक रूल बनाया था कि आप बाहर से जो टैक्स मनी लेके आओगे, पाकिस्तान रिमिटन करोगे, तो वो आपके अपने अकाउंट या आपके ब्लड रिलेटिव के अकाउंट से हो सकता है। पाकिस्तान में समहाउ लोगों के पास ये फैसिलिटी, जनरली यूके और दुबई में जनरली हमारे पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ नहीं थी, तो वो कर नहीं सके डिस्पाइट द फैक्ट कि वो चाहते थे कि हम करें। तो ये भी एक बैकग्राउंड था। इस दफ़ा स्टेट बैंक ने अब रूल्स बनाए तो उसमें ये कंडीशन नहीं रखी। तो आप रिमिटेंस ला सकते हैं, आपके ब्याह पे आपका कोई दोस्त भी दे सकता है, किसी भी तरीके से पाकिस्तान में वो टैक्स की अमाउंट आप ला सकते हैं। नहीं, लेकिन ब्लड रिलेशन वाली वो आप कह रहे शर्त खत्म हो गई। नंबर वन। नंबर दो ये कि आपको याद होगा बेनामी ये जो अकाउंट्स वाला मामला था, जी जी, वो पहले इतना खुल के नहीं आया था। डिफरेंट GITs बनी और समझ आई कि यहाँ 70-80% जो बेनामी अकाउंट्स हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं पीछे उसके बिजनेसमैन हैं। तो जी अच्छा, ये जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं उसके हवाले से भी बहुत प्रेशर था कि इन लोगों को एक दफ़ा मौका दो। तो फिर बाकायदा बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट पास हुआ, उसके रूल्स भी बन गए। अब ये पूरा इन प्लेस है। अगर हम इन अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे, इनके अंदर एक्सपेंडिचर और रिसीट्स जो आपकी वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो ये अकाउंट्स आपके बेहक सरकार ज़ब्त हो सकते हैं और होंगे। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। लीगल फ्रेमवर्क इन प्लेस है, ये आपको चांस दिया गया है और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ही चांस लेके दिया है वन टाइम, और इंटरनेशनल इदारों से डिस्कस भी किया है कैसे हम इनको ना करें, बिकॉज प्रेशर है कि कैश इकानमी नहीं चल सकती इतनी देर तक। अच्छा, यहाँ पर एक एलिमेंट ये है कि ये बेसिकली फैसिलिटेट कर रही है उन लोगों को कि जिन्होंने पहले डिक्लेयर नहीं किया था, उनके फॉरेन एसेट्स मौजूद हैं, मुल्क में भी उनकी बेनामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। मैं करेक्ट, ये 100% यू आर राइट। अब उसको आगे लेके चलते हैं। तो वैसे जो दुनिया के 26-27 मुल्क से पाकिस्तान का इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस में प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन आई हमें लेट, इस सितंबर 2018 में आई, और एमनेस्टी स्कीम पिछले साल बंद हो गई थी। तो वो जो इंफॉर्मेशन अब आ गई हुई है, तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोगों को एक और दफ़ा उनको मौका दिया है कि चूंकि ये पिछली एमनेस्टी स्कीम में उनको ये शक था कि शायद इंफॉर्मेशन FBR के पास नहीं है, अब वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है, फाइनेंशियल एसेट्स की भी एंड प्रॉपर्टीज़ की भी। तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको कन्फ्रंट की जाएगी और वो एसेट जब्त भी हो सकते हैं, स्टेट अक्वायर भी कर सकती है और आपको हैवी टैक्सेशन एंड प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है जो लॉ में थी। लेकिन हम लोग कोर्ट्स वाला मैटर जनरली
उतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं होता था, थोड़ा पोलाइट थी। अब स्टेट वुड डेफिनेटली गो फॉर अच्छा, प्रोसिक्यूशन। एक गुजारिश थी, अब मेरे पास बहुत सारी गुजारिशात हैं लेकिन वक्त के साथ साथ आई एम देयर टू एक्सप्लेन टू यू। मेरा ऐसा ख्याल है कि थोड़ा अगर टाइम मामूली सा एक्सटेंड कर दिया जाए तो लोगों को अपनी बुक्स आपके साथ रिकंसाइल करने में थोड़ा, क्योंकि देखें आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ होती है डाइजेस्ट होती है। फुल एंड फाइनल डेट, ये एक सजेशन है, मैं आपको वैसे दे रहा हूँ, इसको अगर नजरसानी की जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेट करने में टाइम लगता है। ये मैं जब जा रहा हूँ, साइट एसोसिएशन गया हूँ, काफ़ी सारी और एसोसिएशंस को, एप्टमा बड़ी एसोसिएशन को, आबाद में भी जा रहा हूँ, हर जगह से ये सवाल आए हैं लोगों के, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में बाई एंड लार्ज लोगों की चीज़ें सीधी नहीं होती, ऑर्गेनाइज नहीं होती। दे टेक सम टाइम कि अपने कागज पत्र इकट्ठे कर लें और जेन भी बनाएं, बिकॉज वो फिर मोमेंटम को फॉलो करते हैं। अब मोमेंटम इज स्लोली गियरिंग अप, मतलब ये उतना लोग दूसरों को देख रहे हैं ना कि भाई ये भी कर रहा है, चलो हम भी कर लें। अब उनकी लेवल ऑफ क्वेरीज और पार्टिसिपेशन से अंदाजा हो रहा है कि लोग चाहते हैं करना। सर देखें ना, एक तरह से 19 तारीख तो अब हो गई। लेट मी थोड़ा, अब इशू इसको समझने की जरूरत है जी। पिछली एमनेस्टीज में आपको टैक्स भी, डिक्लेरेशन एंड टैक्स भी आपको सर्टेन डेट को जमा कराना था। अच्छा, इस दफा इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आपको टैक्स को साथ जमा कराने की कंडीशन फाइनल नहीं है। आपके पास स्पेस है कि 30 जून तक डिक्लेयर कर दो, और टैक्स अगर आज आपके पास पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, पैसे का ज़्यादा इशू होता है, तो वो आप सर्टन डिफॉल्ट सरचार्ज की अमाउंट के साथ क्वार्टरली वो बढ़ते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और 30 जून 2020 तक टैक्स की अमाउंट आप जमा करा सकते हैं। अच्छा, ये मतलब रिलीफ एक मौजूद है, रिलीफ इन अ वे एक मैकेनिज्म दिया है। लेकिन अब सोचना ये है कि स्टेट ने ये डेट क्यों रखी है, उसकी वजह भी हमें पता है। फॉर गुड और बैड रीजंस, इन एनी वे अपनी इकानमी को स्टेबल करने के लिए हम IMF प्रोग्राम में जा चुके हैं। तो IMF और उन इदारों से निगोशिएट किए बगैर ये डेट्स एक्सटेंड नहीं हो सकती, और हम बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हैं। आई एम टोल्ड कि ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अच्छा, ये भी अच्छा एक वजाहत हो, ये जो डिक्लेरेशन आपको दी जाएगी ये फुल एंड फाइनल होगी या प्रोविजनल होगी? यानी 30 जून को जो आप, इट्स फाइनल। अच्छा, इट्स फाइनल, इसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसको नहीं बदल सकते। जो पिछली आपने फाइल की थी 2018 में, उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं, वो इजाजत है। और इवन उसमें एक और बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर कुछ इतना वाटर टाइट कॉर्नर था कि कुछ लोगों ने टैक्स जमा करा दिया था, बट बटन दबाना नहीं दबा सके, टेक्निकल रीजन या किसी और वजह से, तो उनकी सबमिट नहीं हो सकी डिक्लेरेशन, तो दे वर हैंगिंग इन द बैलेंस। उनको भी ये फैसिलिटी दे दी गई है कि वो अपनी एमनेस्टी फाइल कर सकते हैं, और उस अमाउंट को CPR मुतल्लिका कमिश्नर को लेटर लिख के आप उसकी CPR को चेंज करवा सकते हैं, एडजस्टेबल टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये फैसिलिटी दोबारा दे दी गई है आपका, ताकि वो अनामली आपकी ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसकी अगर बस देखें, डिस्कस तो होनी चाहिए ना ये चीज़ें, इसकी अगर 2 कैटेगरीज बना दी जाएं, और एक जो है ज़ाहिरी बात है ऐसे लोग हैं जिनकी डिक्लेरेशंस बहुत वसी होंगी, बहुत तवील होंगी, और एक आपको पता है हमारे यहाँ अपर मिडिल क्लास पाकिस्तान की वो आना चाह रही है टैक्स पे करने की जानिब, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास, फिर मैं वही देखें आपसे गुजारिश तो करनी है, जो रियलिटी आपके सामने पेश करनी है, तो वो उनके तो शायद इतने कागज़ रेडी नहीं होते, या पर्सनल एसेट्स होते हैं, या पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, तो उनके लिए तो कुछ गुंजाइश, मेरा ऐसा ख्याल है, क्योंकि ये तो बड़े डिक्लेरेशन वाले लोगों के लिए होगी ना, जो मैं कह सकता हूँ अपर मिडिल क्लास, उनको भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से लचक देनी चाहिए। क्या कहते हैं? नहीं, देखें इस पे दोनों तरह के, हमारे लिए तो सारे सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, दे आर इक्वल, दे हैव बीन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ स्पेसिफिकली एमनेस्टी के हवाले से बताना चाहता हूँ, जो जनरली लोगों के दिमाग में होंगी। आप सवाल ना भी करो तो मेरा काम है, क्योंकि आई एम मीटिंग पीपल एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद पीपल। प्लीज डू। नंबर 1 तो ये बात है कि जो एसेट्स और आपके एक्सपेंडिचर्स हैं जो पहले कभी नहीं आते थे, इस दफ़ा उसकी एमनेस्टी दी गई है, वो आप 30 जून 2018 तक के ही डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई असेसमेंट्स हुई हुई उन्हीं के मुतल्लिक, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या तो आपके एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करके इनकम बनाता है, उस पर टैक्स बनाता है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई बैंक अकाउंट पकड़ा है तो उस पर टैक्स बनाता है। अब सवाल ये है कि उसकी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि ऐसा टैक्स विच इज़ रिलेटेबल टू दो एक्सपेंडिचर्स एंड उनको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल तक अगर वो
پینڈنگ ہیں. لیکن اگر وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں, ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ تو وہ آپ کی ڈومین آرڈر نہیں, اس میں بھی ایک فیسلٹی ہے. اچھا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ پرابیبلٹی پہ آپ کا کیس ویک ہے اور آپ کو ٹیکس لگا ہوا ہے اور ڈپارٹمنٹ ہائی کورٹ میں کھڑا ہوا ہے یا آپ کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ اس کا پرنسپل اماؤنٹ آف ٹیکس اگر پے کر دو تو آپ کو پینلٹی اور ڈیفالٹ سرچارج کی معافی ہے. یہ بھی اس ایمنسٹی اسکیم کے اندر شامل ہے. یعنی لیٹیگیشن میں بھی تو آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی ریلیف مل سکتی ہے. Your department will then withdraw and find a solution this way. لائک وائز ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بے نامی پراپرٹیز یا اکاؤنٹس ہیں وہ آپ ڈیٹ آف ڈکلیریشن تک کے بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. دس ویری امپورٹنٹ. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں 30 جون 2018 تک ہی جو اسکیم ہے تب تک یہ نہیں. بینامی میں آپ آج تک کا بھی جو اکاؤنٹ ہے آپ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ ایک اسپیشل فیچر ہے. ایسپیکٹ ایسا ہے کیونکہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, اسی لیے آپ نے جواب کر دے دیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. لیکن اب ہم اپنے سجیشنز ان کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں ان کا ایک مقام ہے, ایک بات لے کر جائیں گے یہ. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. آفٹر بریک گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم کر رہے ہیں جناب مقصود جہانگیر صاحب کے ساتھ. ایف بی آر سے ان کا تعلق ہے. تو عوام نے بہت ساری چیزیں بھیجی ہیں, میں ان سے جواب نہیں لوں گا ابھی, لیکن میں ان کو سجیشن وہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں بھیجتے ہیں. تو ایف بی آر والے جب بھی آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان تک پہنچائیں. تو مقصود جہانگیر صاحب میں مختصر رکھوں گا بالکل بات کو. یہ ہمارے پاس بہت ساری سجیشنز ہیں. چند سجیشنز ایسی ہیں جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں, آپ لوگوں کو سلوشن ڈھونڈنا ہے. آپ ظاہری بات ہے ایک معروف افسر بھی ہیں ایف بی آر کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اپنا ایک ادارے میں مقام بھی ہے. وڈورز سینئر سٹیزنز کی خواہش یہ ہے کہ ان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے یا استثناء یا ریلیف پرووائڈ کی جائے فائلنگ میں. پھر اس کے علاوہ ہاؤس وائفز اور مائنرز کے پاکستان میں بڑے میجر ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے آئین کے اندر انسٹیٹیوشن آف میرج اینڈ وائف اور چائلڈ کی پروٹیکشن کے لیے بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو بہت ساری پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر مائنرز کا عمل دخل ہوتا ہے, ہاؤس وائفز کا عمل دخل ہوتا ہے. تو ان کو تھوڑی سی دشواری ہے اس معاملے میں. میرے خیال سے اگر آپ لوگ ایف بی آر میں ایک یا تو ڈیسک یا پبلک کانٹیکٹ کوئی اسکیم بنا دیں تو ان لوگوں کے لیے آسانی رہے, کیونکہ یہ سرکاری دفاتر میں نہ آ سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں کوئی ڈیلنگ نہیں کی, پبلک ڈیلنگ بالکل نہیں کی ہوئی, اور میلز کے ساتھ تو وہ بالکل ہی آپ کو پتہ ہے کمیونیکیشن نہیں ہے. اور یہی چند مسائل تھے. پھر ایک ہمارے ہاں دیرینہ مسئلہ ہے, ہماری مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس بڑی کین ہے کہ آپ ان کو یہ ٹیکس کنسلٹنٹس کے جھنجھٹ سے نکال دیں. تو ہمارے این ٹی این کو نہ بنائیں بلکہ ہمارے سی این آئی سی کو ریکارڈ کر لیں. اس کے لیے کوئی ڈیجیٹل میکنزم نادرا کے سربراہ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں. پیسے تو موجود ہوتا ہے, ایف بی آر والے بھی بڑی کوشش کاوش کر رہے ہیں آٹومیشن کی. تو اگر کوئی طریقہ ایسے جو لوگ والنٹیرلی چاہتے ہیں کہ وہ این ٹی این میکنزم کی جانب نہ آئیں, ان کے لیے سی این آئی سی ہی یوز کیا جائے. گاڑی خریدنی ہے, کوئی ٹیکس جمع کرانا ہے, ٹیلی فون کا ٹیکس جمع ہو رہا ہے, تنخواہ آ رہی ہے جا رہی ہے, اس کے لیے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. میرے سجیشنز ہیں, آپ چاہیں ان کا جواب دیں چاہے نہ دیں کوئی بات نہیں, لیکن اپنے ساتھ یہ پیغام ضرور لے کر جائیں کیونکہ آپ کی بات مانی جائے گی, سنی جائے گی. جی لیکن تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کی ساری سجیشنز ویسے ہی جیسے عوام نے آپ کو پہنچائی ہیں ویسے عوام ایف بی آر کو پہنچاتی رہتی ہے, ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ بھی لکھتی رہتی ہے. جی جی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں ان میں الزامات تو بہت لگتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی آٹومیٹڈ ہے تو وہ ایف بی آر ہے. اور آٹومیشن ہی انٹرنل کنٹرولز ڈیولپ کرتا ہے دنیا میں. آٹومیشن ہی آپ میں ٹرانسپیرنسی انٹروڈیوس کرواتا ہے, اور آٹومیشن سے ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ ادارہ اس حوالے سے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ آٹومیٹڈ ہے. ہاں ہمارے ہاں چونکہ یہ آٹومیشن کو نئے کانسیپٹ ہیں اور بائی اینڈ لارج لوگ پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ پاکستان میں اسمارٹ فون کی
पेनिट्रेशन देखें तो 4.5-5 करोड़ तो स्मार्टफोन यूज़ होता है। जी जी तो एवरी स्मार्टफोन यूज़र जी डेफिनेटली कैन यूज़ कंप्यूटर एज वेल। ये अलग बात है कि हर बंदा रिटर्न फाइल करने की उनको रिटर्न्स आर ट्रिकी एट टाइम दे आर सेड, लेकिन ये जितनी भी ईज़ ऑफ फाइलिंग, ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस पे काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहा है और है टैक्स पॉलिसी का इशू। लेकिन एफबीआर की करंट टीम इस पे अंडर द न्यू लीडरशिप, देखें हम लोग सब पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप लोग भी एक इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपको सामने रखा जाता है, लेकिन अगर सिलसिले में ऑटोमेशन की आपने बात की, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, अगर हम लोगों को एक एप्लीकेशन बना के दे दी जाए और उसी में हमारा CNIC नंबर आ जाए, जिधर हम जाएं जो हमारी चीज़ हो वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाए, तो हम जो झंझट है फाइलिंग का वो भी आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी और हमारे लिए भी आसानी पैदा होगी, आप हमारी दुआएं लेंगे यकीन। अब हम डिस्कशन में वहाँ पहुँचे हैं कि जहाँ एक्चुअली ये एमनेस्टी का पर्पस भी यही है कि एक दफ़ा अपने आप को अपने सिस्टम में ले आओ, अपनी अमाउंट्स को पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम में रखो और उनको फ्रीली यूज़ करो इस कंट्री में। और दोबारा स्टेट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको जो ट्रस्ट 2002 में दिया था, आप उसको सस्ते तरीके से थोड़े से टैक्स पे करके तो अपने पैसे को इकानमी में ले आओ। आप इस पैसे को आप दुनिया में कहीं नहीं लेके जा सकते, क्योंकि दुनिया में हर जगह फाइनेंशियल कंट्रोल्स बहुत डेवलप हो गए। आप इसकी कामयाबी के बारे में पुरुमीद हैं? इंशाल्लाह मैं पूरा पुरुमीद हूँ। पिछले साल भी आपको याद होगा बहुत सक्सेसफुल स्कीम थी, उसकी वजह कैंपेन भी थी और लोगों का ट्रस्ट भी था। इस दफ़ा मैं समझता हूँ लास्ट ईयर तकरीबन 50% अमाउंट जो टैक्स में लोगों ने जमा कराई थी एमनेस्टी में, वो कराची से गई थी, साउथ से गई थी। तो इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ कि साउथ उसी तरह स्टेट की इस कॉल पे, नेशनल इस क्राइसिस में हेल्प करेगा, आगे बढ़ेगा और अपने एसेट्स को जो रखे हुए थे, जो कहीं किसी भी वजह से नहीं दाखिल हो सके, हेजिटेशंस भी होती हैं, क्लैरिटी नहीं होती, इस दफ़ा आपको पूरी प्रोटेक्शन है। जनरसली इसको अडॉप्ट करें स्कीम को। और इवन सेल्स टैक्स में भी आपको अब नहीं भी रजिस्टर्ड, तो अब नादरा के साथ इंटरफेस डेवलप हो रहा है। आप नादरा के क्वेसक पे जाके आराम से फ़ौरन ईजी रजिस्टर्ड होके तो आप अपनी सेल टैक्स की जो एमनेस्टी स्कीम को कर सकते हैं अवेल। तो इस तरह अब ऑटोमेशन इज़ फुल्ली गेटिंग इन। लाइक वाइज बैंकों से डाटा जो रिलेक्टेडली नहीं मिलता था अब वो मिल रहा है और मिलेगा, बिकॉज अब सारे इदारों को पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप एफबीआर को डाटाबेस प्रोवाइड करें और डाटाबेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो हम समझते थे कि वो नहीं मिलेगा तो स्टेट क्या कर लेगी, अब ये जैसे डायरेक्टोरेट ऑफ प्रॉपर्टी था, लो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी को स्टेट अक्वायर कर सकती है ऑन इंडियन मॉडल एंड मैनी अदर स्टेट्स मॉडल, तो उसी तरह वो भी इदारे हमारे ऑपरेशनल हो गए हैं। बेनामी ट्रांजैक्शंस के रूल्स बन गए हुए हैं। लाइक वाइज हमारे प्रॉपर्टी के सेपरेट डायरेक्टर जनरल की पोस्टिंग हो गई, ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स हो गई हैं। द मोमेंट ये जून क्रॉस होगा तो स्टेट अपने तमाम डेटाबेस जो उसके पास मौजूद है उसको लेके तो आपके पीछे आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको ये मौका दे रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ही फैसला किया है कि हमारा एफबीआर जो है उसको पूरी पावर दी जाए, फिर वो उसको टैक्स करने की पूरी सलाहियत उनके पास होगी। तो ये बड़ी अहमियत तलब बात आपने की। ये हमारे सुनने वाले, देखने वाले जो कोई इसके बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं तो इन्होंने उसके बारे में आपको तमाम सेलिएंट फीचर भी बता दिए हैं। करने का तरीका जो है वो भी मेरे ख्याल से निस्बतन सहल होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अच्छा, राब्ता करना हो तो किस तरह से ज़रा ये भी वजाहत कर दें ताकि उसमें देखें, एक तो ये जो एमनेस्टी स्कीम, उसके स्टेट बैंक के रूल्स, इसकी तमाम एक ब्रोशर एफबीआर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। वो मोर और लेस लोगों के हाथ में है, नहीं भी है तो आप नेट पे जाओ तो आप उसको निकाल लो। वो उसमें पूरा मुकम्मल क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, तमाम तरीक़ेकार है, इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप टैक्स एडवाइज़र की हेल्प भी ले सकते हैं और टैक्स एडवाइज़र की हेल्प के बगैर खुद भी कर सकते हैं। कोई उसमें इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं है इस दफ़ा। ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है आपके साथ। काफ़ी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो आपने बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। नाजरीन, FMSGS ऑन फेसबुक, अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।